तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, उसको अब आगे कंप्लीट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, ठीक है। और उनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनका एनर्जी लेवल कैसे वेरी करता है वो भी हमने देख लिया था। और उसमें दो केस हमने देखे थे। एक क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है 14 या 14 से कम थे, और हमने एक में देखा था जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा थे। जिसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे उसमें इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही थी। और अगर हमने देखा था नीचे के जिनमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन है उनमें इंटरमिक्सिंग हो रही थी, मगर उसमें भी कौन कौन से थे? Ve2 था, बोरॉन 2 था, B2 था, N2 था और C2 था, ठीक है। मतलब B2, C2 और N2 ये तीन थे जिनमें इंटरमिक्सिंग हो रही है। उनके बाकी इनके अलावा जो और मॉलिक्यूल थे उनमें इंटरमिक्सिंग नहीं थी। चलिए देखते हैं इंटरमिक्सिंग से क्या हो गया था। जो सिग्मा, अगर हम बात करेंगे इंटरमिक्सिंग में क्या था, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे किसके? सेकंड सेल के। सेकंड सेल में 2s था और 2p था। 2p में भी तीन थे, 2px, 2py, 2pz। इसमें जो सिग्मा बना रहे थे वो क्या है, वो इंटरमिक्स हो रहे थे। और जो पाई बॉन्ड बना रहे थे वो इंटरमिक्सिंग नहीं होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्राइड ऑर्बिटल नहीं बनाती, वो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाती है। तो उनमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही थी। और बाकी में क्या था, जहां सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे वहां हाइब्राइड ऑर्बिटल, हाइब्राइड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स ओवरलैप होकर क्या बना रही थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रही थी। चलिए देखते हैं, बात आगे बढ़ें। ये कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्रेस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटमों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए N2 की बात करें, N2 मॉलिक्यूल, तो N2 मॉलिक्यूल आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। N2 मॉलिक्यूल के बीच में सभी को मालूम है कि N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। क्यों, कैसे मालूम है? N के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? N के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 से ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 की। तो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बीबीटी से आपने देखा था क्या कर लिया था इसने? तीन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया था। तो N के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तीन बॉन्ड का मतलब इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। जैसे O2 के बीच में अगर हम बात करें तो O के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की थी। तो दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बॉन्ड ऑर्डर कितना बना लेगा? डबल बॉन्ड ये अपने बीच में बनाता था। तो O2 में क्या है, OO एटम के बीच में 2 बॉन्ड मिलते थे जिसे हम बोलते थे डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। तो हमें सीधा ही पता है कि N2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। O2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। तो हम इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से थोड़ी से निकालो, या आपको वैसे भी पता है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। O2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो आप क्या करेंगे? अगर आपने जब बीबीटी देखी है तो बीबीटी अगर आपने पढ़ी थी तो आप कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? आपको सीधा सीधा पता है कि O के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। अब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ ली तो इससे आपसे बॉन्ड ऑर्डर निकलवाएं कि O2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप निकालो, या वैसे भी बता सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहा है? दो बॉन्डेड एटमों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बता रहा है। तो आप वैसे भी डायरेक्ट भी बता सकते हैं। डायरेक्ट भी हमें पता है कि O2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। चलिए खैर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्रेस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन present number of covalent bond present between bonded atom in a molecules. Higher the bond order, higher will be the bond energy. जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना हायर बॉन्ड ऑर्डर जितना हायर होगा, समझ लीजिए उतने ज्यादा बॉन्ड होंगे। और बॉन्ड क्या है? बॉन्ड दो एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स ही तो है। जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा हाई होगा मतलब उतने ज्यादा बॉन्ड होंगे। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। तो उतनी ज्यादा क्या होगी? अट्रैक्शन फोर्स। और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगी सिस्टम उतना स्टेबल होता जाएगा, मॉलिक्यूल्स उतना स्टेबल होता जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज। बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जितना बड़ा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने ज्यादा बॉन्ड होंगे, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी एटम के बीच में, उतना क्या हो जाएगा? स्टेबल, या कह सकते हैं एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी? मिनिमाइज। अब बॉन्ड जितना स्टेबल हो जाएगा एनर्जी उसकी इतनी ज्यादा हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स भी उतना स्टेबल होगा। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होती जाएगी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता जाएगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा,
उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कब, जब उसकी लेंथ क्या होती जाए, छोटी होती जाए। जितना वीक बॉन्ड होगा उसकी लेंथ उतनी ज्यादा होती है। तो क्या हो गया, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, या कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटती जाएगी। तो सीधी सी बात हो गई कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। तो इसने वही कहा है कि हायर हायर द बॉन्ड ऑर्डर, हायर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। तो जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बॉन्ड लेंथ के। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, या बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मगर बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कम्स जीरो, अगर दो एटमों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब, बॉन्ड ऑर्डर बताता क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दो एटमों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और बॉन्ड ऑर्डर आ गया जीरो, तो इसका मतलब दो एटमों के बीच में बॉन्ड और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, जीरो। जब दो एटमों के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बना है तो वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बात समझ में। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि दोनों एटमों के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, और जब कोई बॉन्ड नहीं है तो वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो या जीरो से छोटा आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो से बड़ा आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा। अब एग्जिस्ट करने में भी दो बातें हैं, कि वो तुरंत पैदा होते ही मर जाएगा या कुछ देर रुकेगा, ये जिएगा सालों साल, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर वन या वन से बड़ा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, एग्जिस्ट भी करेगा और स्टेबल भी होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो से तो बड़ा है मगर वन से छोटा है तो उस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा मगर स्टेबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, चलिए तो समझ गए। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है कि दो एटमों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, जीरो है, कोई बॉन्ड ही नहीं है। जब कोई बॉन्ड ही नहीं है तो वो मॉलिक्यूल होगा ही नहीं, और जब वो मॉलिक्यूल होगा नहीं तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब दो एटम आपस में जुड़े ही नहीं है। तो और बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो हुआ तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जीरो से बड़ा हुआ तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर क्या है वन से बड़ा हुआ तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करेगा और स्टेबल भी होगा, और बॉन्ड ऑर्डर जीरो से बड़ा है मगर वन से छोटा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा मगर अनस्टेबल होगा। तो देखिए, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जीरो देन मॉलिक्यूल नेवर एग्जिस्ट इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो जुड़े ही नहीं है। If bond order of a diatomic molecules come in fractional, then it is less stable in its in its parents, ये कह रहा है in its present form and has tendency to the convert itself into the more stable form। ये कह रहा है अगर bond order क्या आया, फ्रैक्शनल आया, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, देन इट इज लेस स्टेबल इन दिस प्रेजेंट फॉर्म। तो ये भी इस प्रेजेंट फॉर्म में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होगा, एंड हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए मोर स्टेबल फॉर्म। तो ये अपने आप को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, टेंडेंसी रखेगा अपनी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के, ठीक है। तो अगर किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आया तो ये उस केस में क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और इसकी उस फॉर्म में क्या होगा, अनस्टेबल। तो फिर ये क्या रखेगा, एक टेंडेंसी रखेगा अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में ले जाने की। बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा कैसे, बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस NA। NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, माइनस Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका जो डिफरेंस है, उनके डिफरेंस का हाफ क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे NB क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और Na क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। क्लियर। तो इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस का जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। जैसे अब बात करें, अगर किसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक, और किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक। देखिए, जिस किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक, और अगर किसी के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक। अब समझिए, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में है, मान लीजिए 2 है,
2 4 6 ये तो इवन हो गए। अगर मान लीजिए 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, 13 है, 17 है, तो ये क्या है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इनमें क्या होगा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब ओड है, पेयर क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉनों के पेयर बनाओगे ना। अगर मान लीजिए हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो दो दो के इलेक्ट्रॉन पेयर बना के आप क्या करेंगे, 4 पेयर बन जाएंगे, और 4 पेयर में आगे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, तो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी ओड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो वहां पे एक अनपेयर्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाएगा जो पेयर्ड नहीं होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो अगर जिस किसी की भी मॉलिक्यूल्स के पास टोटल, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के पास अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओड नंबर में है, तो वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। मगर जो इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या है, इवन नंबर में पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। जैसे हमने देखा था अभी एग्जांपल लास्ट लेक्चर में O2, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 16। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने फिल किया था तो 2 2 2 करके क्या हो गया था, यहां पे क्या हो गया था, 14 तक तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए थे, मगर 16 वाले जो 15 और 16 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन था वो किस में गया था, पाई एंटी बॉन्डिंग में गया था, एक किस में, py में और एक pz में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हुंस रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग जब तक नहीं होती, जब तक क्या हो जाए, अगर सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या होंगे, सिंगल सिंगल फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो वहां पे दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे, हुंस रूल की वजह से अनपेयर्ड हो गए थे। तो इवन नंबर था 16, फिर भी क्या हो गया था, वहां पे दो अनपेयर्ड आ गए थे। मगर जैसे बात करें N2 की, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 14, और 14 में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने फिल किया था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे, पेयर्ड हो गए थे। तो जब इवन नंबर आएगा तो वहां पे पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी। मगर मैंने आपको फंडा पहले भी बता रखा है, एक बार फिर बता रहा हूं, अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ओड, तो वो होगा 100% पैरामैग्नेटिक। दूसरी बात, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा डायमैग्नेटिक, मगर दो केस को छोड़कर, जब टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हो और जब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो, 16। अगर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी अनपेयर्ड पाया जाएगा, और 16 होंगे तब भी क्या होंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बस इसमें ध्यान रखना, इवन वाले नंबर में दो नंबरों से बच के रहना है, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 12, और जब टोटल नंबर ऑफ 16। ये दो इवन नंबर ऐसे हैं जिनमें इवन होने के बावजूद भी क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, जैसे बात करें NO की, NO में क्या है, अगर हम बात करें, देखिए NO की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, NO में क्या हो गया, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है NO में, N में है 7 और O में कितने हैं, 8। 7 और 8 मिलकर कितना हो गया, 15। तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो दो तरीके हैं, बड़े सिंपल से। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो बेसिस तरीका है उस पर नहीं जा रहा हूं, ठीक है, आपको एक क्विक तरीका बता रहा हूं एग्जाम में कैसे करेंगे। अगर आप बात करें तो ज्यादा जनरली बॉन्ड ऑर्डर आपने कितना देखा है, 3, 1 2 3। जैसे सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां पाया जाता है, N2 में, NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14। ठीक, अब आप देखेंगे 14 से आगे चलिए, अगर 15 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर देना, दो इलेक्ट्रॉनों पे, नेक्स्ट दो इलेक्ट्रॉनों पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप क्या करें, 14 आ गए, 14 से अगर आप जाएं 16 पे, N2 का इलेक्ट्रॉन कितने थे, 14, उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 3। अब आप चले जाइए O2 पे, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 16, और 16 और बॉन्ड ऑर्डर O2 में कितना है, 2। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पता है O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ये भी पता है कि NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो N2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर है 3 और O2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। अब देखिए N2 में कितने थे इलेक्ट्रॉन, 14, और O2 में कितने, 16। मतलब मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर जनरली 3 होता है, 3 से ऊपर जाएंगे तो घटने लगता है और नीचे जाएंगे तो ऐसा समझिए कि जब हम स्टार्टिंग से हुए थे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आया था तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया था, हाफ। दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर फिर हाफ, इस टाइप से चल रहा था। तो क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और कहां तक आ जाता है, कहां तक आ जाता है, 14 पर आते ही मैक्सिमम हो जाता है कितना, 3। और 14 से आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो फिर बॉन्ड ऑर्डर घटने लगेगा, और 14 से नीचे घटाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर घटने लगेगा। और कितना घट रहा है, अगर 14 से 16 पे जा रहा हूं,
N2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे 14, O2 में कितने थे 16। अगर मैं 14 से 16 पे जा रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2 हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर में कितनी कमी आ गई 1 की। तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से अगर 14 से ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.5 कम हो जाएगा, और नीचे जाऊं तो भी 0.5 कम हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कितना कम होगा 0.5, या 2 इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कितना कम हो जाएगा 1। अगर मान लीजिए 14 का कितना है 3, तो 16 पे जाऊं 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं तो भी कितना हो जाएगा 2, एक घट जाएगा, 3 से एक 1 कम होकर कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर 14 से 12 पे जाऊं तो भी बॉन्ड ऑर्डर घट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नीचे जाऊंगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाऊंगा तो भी घटेगा, नीचे जाऊंगा तो भी घटेगा। 2 इलेक्ट्रॉन के गैप से जाऊंगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 घटेगा, 1 इलेक्ट्रॉन के गैप से जाऊंगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा 0.5। तो देखिए अब मेरे पास यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अगर 40, मुझे पता है कि 14 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊं या घटाऊं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 क्या हो जाएगा कम। पहली बात तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15, और 15 का अगर बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो मुझे पता है 14 का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 14 से जब मैं 15 पाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर में कितनी कमी हो जाएगी 0.5 की। तो 3 में से अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं तो कितना बॉन्ड ऑर्डर बचेगा 2.5। क्लियर हो गई बात। चलिए अब दूसरी बात करें, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, एक इलेक्ट्रॉन छीनते इसमें 15 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इसमें NO प्लस बन गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए होंगे 14, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, किस केस में पता है हमें N2 के केस में पता है कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14। तो अगर और कोई ऐसा मॉलिक्यूल आएगा तो उसमें भी अगर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर उसमें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं है। अब ये भी हमें पता है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा डायमैग्नेटिक। तो अगर इसकी नेचर पूछे कि NO प्लस की नेचर क्या है तो डायमैग्नेटिक, NO की नेचर पूछे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल 15, और 15 का मतलब ओड, और ओड का मतलब पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गई बात। चलिए इसके पास कोई भी अनपेड नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा तो कितना अनपेड होगा एक, तो इसमें एक अनपेड होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है रूट n इंटू n प्लस 2। n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा इस केस में √3 आ जाएगा, और यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोर। चलिए खैर अगर बात करें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी हमने अभी देखी, जितना बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा स्टेबल। कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल भी स्टेबल। क्योंकि बॉन्ड का मतलब क्या है अट्रैक्शन फोर्स, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, जितना स्टेबल बॉन्ड उतनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना सिस्टम क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो क्या होगा मोर स्टेबल। तो अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें NO में कितना बॉन्ड, अगर बात करें NO प्लस की तो NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन थे 14, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, क्योंकि N2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3, और N2 में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 14। नहीं तो ऐसे भी ध्यान रख लो, अगर मान लीजिए आपके पास 10 जैसे 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 इलेक्ट्रॉन में बड़ा सिंपल सा है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग और 4 होंगे एंटी बॉन्डिंग। रखिए जरा यहाँ पे 10 माइनस 4 कितने बचे 6, और बाई 2 कर दूंगा बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, जैसे 15 आ रहा है मुझे दे दिया 15, तो 15 में क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, सुनिए 15 1 और 5, तो 15 में 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होंगे और 5 क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग, तो 10 माइनस 5 कितने बचेगा 5, और बाई 2 देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5। जैसे 16 हो गए, 16 का हमें पता O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है। अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे भी जाना चाह रहे हैं तो उसमें उसके मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो 16 में से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉन्डिंग के और 6 आएंगे एंटी बॉन्डिंग के। मगर ये तो भर के पता चलेगा, मैं वैसे ही बता रहा हूं ओरली आपको। क्या ओरली बता रहा हूं कि अगर जैसे 13 अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो 10 बॉन्डिंग 4 क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग, 15 इलेक्ट्रॉन है तो 10 बॉन्डिंग 5 एंटी बॉन्डिंग, 16 इलेक्ट्रॉन है तो 10 बॉन्डिंग और 6 क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 10 बॉन्डिंग 7 एंटी बॉन्डिंग। अगर आपके पास क्या 18 इलेक्ट्रॉन है तो 10 बॉन्डिंग 8 क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग। तो रखते चले जाइए, तो 16 में क्या होगा 10 माइनस 6 कितना बचा 4, और बाई 2 कर दूंगा कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। चलिए तो NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है 14 है, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया 3 प्लस
यहाँ पे कितना +1 था, देखिए एन में कितना थे 7 इलेक्ट्रॉन, ओ में थे 8, कितना हो गया था 15, मगर +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो कितने बचे थे, NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14 थे। और 14 के लिए मैंने आपको बता रखा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा, क्यों, जैसे नाइट्रोजन में होता है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, अब इसमें कितना हो गया 15। मैंने कहा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर 3 हो सकता है, वो भी किस केस में 14 के इलेक्ट्रॉनों के केस में होता है। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, और वो भी किस केस में 14 इलेक्ट्रॉनों के केस में। उससे ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और नीचे जाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। और एक इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कितना चेंज होता, कितना डिक्रीज होता है 0.5। क्लियर होगी बात। चलिए, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसमें 14 थे, इसमें 15, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, क्योंकि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी घटेगा, कम होंगे तब भी घटेगा। तो इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घट जाएगा, तो 3 में से 0.5 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 2.5। दूसरा O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 16, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो इससे इसके कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो यहाँ पे 0.5 और कम कर दो बॉन्ड ऑर्डर। 2.5 में से 0.5 और कम कर दूंगा, कितना रह जाएगा 2। या यहां से इससे इसको कंपेयर करोगे तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितने, इसमें इलेक्ट्रॉन थे 14, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 16, कितने इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस आ रहा है 2 का। 2 के डिफरेंस पे कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर का जो डिफरेंस आएगा वो 1 का आएगा, तो अगर ये 3 है तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। आगे बात समझ में, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर लो, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 14 में 10 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, तो 10 - 4 कितना बचेगा 6, और बाई 2 कितना आ जाएगा 3। 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 होगा 10 - 5/2, कितना आएगा 5/2 कितना आ जाएगा 2.5। इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 16, तो देखिए 10 - 6/2 कितना आएगा 4/2, 4/2 कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें 2.5 है, इसमें कितना है 3 है, तो जितना जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी, बढ़ेगी। तो O2 से ज्यादा स्टेबल होगा NO, NO से ज्यादा स्टेबल होगा NO+। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इफ बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स may be negative or and may be negative and has same significance as bond order equal to the zero, molecule never exist in any condition। ये कह रहा है अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव जब आ जाए तो उसे बॉन्ड ऑर्डर को जीरो ही मानना, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटमों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब दो एटमों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 का मतलब नो बॉन्ड। अब नेगेटिव का तो मतलब नहीं, जब 0 का मतलब ही नो बॉन्ड हो गया तो माइनस का मतलब क्या है। तो समझ में आ गई बात। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ जाए तो वो समझ लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 0 है और वो मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन बॉन्ड इफ बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आयन with negative and has same significance as bond order equal to 0, तो उस नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का सिग्निफिकेंस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि बॉन्ड ऑर्डर 0 का। ठीक, तो इसका नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या मान लेंगे, 0 बॉन्ड ऑर्डर। और मॉलिक्यूल्स नेवर एग्जिस्ट इन एनी कंडीशन, और ऐसा मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या 0 से कम आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कह रहा है मोलिकुलर स्पेसिस, ये मोलिकुलर स्पेसिस हैविंग एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, एज whereas molecular species with no unpaired electron is called diamagnetic in nature. Diamagnetic and magnetic moment is calculated by the spin only. The formula of the follows. तो कह रहा है अगर किसी भी मोलिकुलर स्पेसिस के पास, स्पेसिस वर्ड क्यों बोला, क्योंकि वो न्यूट्रल मोलिक्यूल भी हो सकता है और आयनिक मोलिक्यूल भी हो सकता है, इसलिए स्पेसिस वर्ड बोल दिया उसने। तो ये कह रहा है कि अगर उसके पास कोई भी अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, और अगर कोई भी क्या है उसके पास कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करे, और डायमैग्नेटिक का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा रिपेल हो। चलिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा, वो रूट n इंटू n+2, जहां n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की बोहर मैग्नेटॉन। तो वेयर n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अकॉर्डिंग ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्पेसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में क्या करना, अरेंज करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे,
ये O2+2 है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? O में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। O2 में कितने हो जाएंगे? 16, और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 14, और 14 बचे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है, ऐसे याद रख लीजिए। और भूल जाते हो तो 14 का मतलब कैसे निकालोगे? 14 में 10 क्या होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग, और 10 से ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब एंटी बॉन्डिंग। तो क्या हो गया? 10 - 4, कितना डिफरेंस आया? 6 का, और बाई 2 करना है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3। और 14 के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? 0, क्योंकि जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अनपेड कोई होता नहीं, तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक इन नेचर का होगा। O2-1 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसमें? O2 में देखिए, O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? O में इलेक्ट्रॉन होते हैं, O में होंगे 8, और O2 में होंगे 16, और -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ये हो गया 17, और 17 होंगे तो 10 - 7 कितना बचा? 3, और 3/2 कर दूंगा तो 1.5। O2 कितना हो गया? 16, और 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। वैसे भी कर ले सकते हैं, 10 - 6 कितना आएगा? 4, और 4/2 कर देंगे 2 आ जाएगा। O2+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखिए 16 थे, और +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने बचे? 15, और 15 में कितना आ जाएगा? 10 - 5 मतलब कितना आ गया? 10 - 5 मतलब 5, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5। O2-2 कितने हो गए? 18। 18 में क्या हो जाएगा? 10 - 8 कितना आ गया? 2 डिफरेंस, और डिफरेंस को बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 1। तो इस बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया। अगर मैं क्या करूं, मैं अनपेड की बात करूं तो इसके पास देखिए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 0। इसके पास ऑड कितने 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक अनपेड होगा। और ये 16 है, 16 भी इवन होता है, मगर इससे बच के रहना है। 2 ही इवन नंबर मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से? 12 और 16, इनसे बच के रहना। ये इवन होने के बावजूद भी इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और कितने पाए जाएंगे? अगर 16 है तो 2 अनपेड पाए जाएंगे, 17 है तो भी एक अनपेड होगा, 15 है तो भी एक अनपेड होगा, अगर 18 है तो इवन हो गया, इवन हो गया तो कोई अनपेड नहीं होगा। तो ये डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, इसके पास भी एक अनपेड, इसके पास भी एक अनपेड, इसके पास 2 अनपेड होंगे। अच्छा, बात कर रहा है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना बड़ा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे देखिए, अगर हम बात करें सबसे बॉन्ड एनर्जी का, सबसे कम एनर्जी तो इसकी होगी, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है, नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें 1 है। तो इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 1.5 की। इससे ज्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर 2 की, इससे ज्यादा होगी 2.5 की, और इससे भी ज्यादा किसकी हो जाएगी? बॉन्ड ऑर्डर 3 की। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। आगे बात समझ में? तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? जैसे अगर मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर एक का है 1 का मतलब एक ही बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। एक का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया? एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो उसमें 2 बॉन्ड होंगे, और 2 बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। आगे बात समझ में नहीं? तो 3 बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ पूछेगा तो वो कम होती जाएगी। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? इसकी। सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे बड़ी होगी, डबल बॉन्ड की लेंथ और कम हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ और भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, ये कह रहा है ऑर्डर इज नेवर विद रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर आयन, ऑलवेज रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स। ये कह रहे हैं जो ऑर्डर निकालते हैं वो हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर आयंस के रेस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे, बच्चे के रेस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे, पिताजी के रेस्पेक्ट में। पिताजी कौन है? मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल से ये आयंस जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रॉन लेने से या देने से। तो बेसिकली जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कहां से, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा वो तो मॉलिक्यूल्स आएगा, और उस मॉलिक्यूल से कंपेरिजन कर लेते हैं उस आयंस के लिए। ठीक है, तो कौन रेस्पॉन्सिबल कौन है? मॉलिक्यूल्स। जैसे N2, तो N2+ ले ले, N2- ले ले, तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके बेसिस पे लिखी जाएगी? N2 के बेसिस पे। आगे बात समझ में नहीं? तो उनके पेरेंट्स कौन है? N2, उनके माता पिता कौन है? N2, तो किसके? N2+ के और N2- के। तो N2 कोई भी मॉलिक्यूल्स का आयंस है तो उसके रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर उसके मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में निकलेगा हमेशा। चलिए, ये कह रहा है अरेंज फॉलोइंग स्पेसिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किनको? N2+2 है, N2-1 है, N2, N2+1। अब देखिए, जैसे अब ये बात क्यों बताई मैंने, जो सुनिए आप। N2 में क्या है? N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। अगर मैं बात करूं N2-2 की, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगी कि
14 इलेक्ट्रॉन है या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या बताया था, उस केस में कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जो सिग्मा 2p था वो बॉन्डिंग पाई वालों से क्या हो गया था, ज्यादा, बॉन्डिंग पाई वालों से ज्यादा एनर्जी थी और एंटी बॉन्डिंग पाई वालों से कम एनर्जी थी। सिग्मा क्या हो गया था, बीच में आ गया था, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में आ गया था। किस केस में, जब इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम थे। मगर इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 16। अब 16 के केस में क्या था, जो सिग्मा 2p था, सिग्मा 2p था वो पाई बॉन्डिंग से क्या था, पहले आ रहा था उसकी एनर्जी। ठीक है, तो कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूं साहब, ये गड़बड़ हो जाएगी कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखूं। तो आपको ध्यान रखना है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन 16 है तो 16 वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, ये पिताजी वाला लिखेंगे। इसके पिताजी देखो कौन है, इसके पापा कौन है, ये रहे N2। ठीक है, तो N2 से इसका जो वर्चस्व है वो इस किससे पैदा हुआ है, N2 से। तो जो N2 का कॉन्फ़िगरेशन है, जो कहते हैं ना खानदानी, हमारे कि हमारे खानदानी से क्या है, पूर्वज हमारे इसकी पूजा करते आ रहे हैं तो हम तो करेंगे, हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे क्या करते आ रहे हैं, इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं तो हम तो मनाएंगे, चाहे सरकार मना करे या ना मना करे। आ रही बात समझ में नहीं, चलिए तो क्या करना है इसके, तो जो इनका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाएगा तो वो N2 के बेसिस पे, जो मॉलिक्यूल्स है किनका, इन आयंस का, इनके खुद के बेसिस पे, नहीं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन 16 हो गए तो मैं तो अब O2 के कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा। आगे बात समझ में, चलिए खैर। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 14 के लिए कितना होता है, N2 का कितना होता है, 3 होता है। 14 भी छोड़िए, N2 का कितना होता है, 3। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो एक कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही 0.5 कम, तो 3 में से 0.5 कम करेंगे कितना, 2.5। एक और क्या कर दिया हमने, क्या करा, इसके और इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 1 का। 2 इलेक्ट्रॉनों पर कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 1 का। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 3 था, वहाँ 2। यहाँ देखिए इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिर घट जाएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3। इलेक्ट्रॉन बढ़े या घटे, क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर देखिए बढ़ गया तो भी घट गया, वो इलेक्ट्रॉन घट गए तब भी घट गया। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन के बढ़ने घटने से 0.5 घट जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन के घटने या 2 इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या हो जाएगा, 1 बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम। 3 से कितना हो गया, 2। 3 से कितना हो गया, 2। अब बात करें इनकी, अब देखिए, ठीक है, नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। 14 है तो 10 - 4, इसमें 15 है, इसमें कितने हो गए, 13 हो गए। 13 हो गए तो यहाँ कितना आएगा, 13 पे बचना थोड़ा सा, 19, 9 - 3 आएगा, 9 - 4। ठीक है, 9 - 4, तभी तो 5 आएगा, और जब 5/2 करेंगे कितना आएगा, 2.5। तो इसलिए तो ध्यान रखना उसमें, तो यहाँ ऐसे बिल्कुल कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो 14 या 14 से ऊपर वाले के लिए फंडा चलेगा। 13 हो जाएंगे तो 9 माइनस कितना करेंगे। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन 14 से आगे बढ़ रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे थे, एंटी बॉन्डिंग में। अगर मैं 14 है तो 10 - 4, 15 कर दिए तो 10 - 5, 16 कर दिए तो 10 - 6, 17 कर दिए तो 10 - 7, 18 कर दिए तो 10 - 8, और 19 कर दिए तो 10 - 9, और 20 कर दिए तो 10 - 10। मतलब 14 से आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो सब एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। ऐसे क्या करोगे आप, 14 से नीचे अगर कम करोगे तो 13 करोगे, 12 करोगे तो किस में से घटाना, तो फिर किस में से घटाना, एंटी बॉन्डिंग में से। तो 10, अगर 13 हो गए तो कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे तो 10 - 3 नहीं, 9 - 4। चलिए खैर बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, तो अगर इसमें अब सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा तो बॉन्ड लेंथ का, तो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। बॉन्ड ऑर्डर जिसका क्या होगा ज़्यादा, उसकी लेंथ क्या होगी, कम। अब मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगी, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो। अब बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किस में है, 2 में है। अब इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो कैसे कंपेयर करूं। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो फिर कैसे कंपेयर करूंगा। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ तो N2 में होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी। उसके बाद कौन आएंगे, 2.5 वाले, और उस सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी, बॉन्ड ऑर्डर 2 वालों में। और बॉन्ड ऑर्डर 2 वाले 2 हैं और 2.5 वाले हैं, और ये 3 वाला, 3 वाले से ज्यादा एनर्जी होगी, 3 वाले से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी 2.5 वाले में, 2.5 से ज्यादा एनर्जी होगी 2 वाले में। अब कैसे कंपेयर करूं किसकी ज्यादा होगी, तो समझिए इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 12। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें हो गए 16। अगर 12 की मैं बात करूं तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन आएगा 8 - 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 4 किस में, एंटी बॉन्डिंग में। 8 - 4 का डिफरेंस आएगा 4, और बाई 2 करूंगा तो देख लो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा था।
इसमें एंटी बॉन्डिंग, इसमें 8-4 है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, इसमें आएगा 10-6। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम। आगे बात समझ में नहीं। अगर दो मॉलिक्यूल्स जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो फिर उनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका था N2 का, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी थी। और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मगर बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी कम। अब अगर हम बात करें दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम हो, जब दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो फिर स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, और एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी कम। तो किसमें, जिसमें क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे 4 और इसमें कितने थे 6। जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम। तो ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। और जिसमें जो मोर स्टेबल होगा उसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होगी ज्यादा, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा हो गई। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इसमें ज्यादा एनर्जी होगी, इसमें कम होगी। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, जो लेस स्टेबल था उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। ये लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इससे। सेम कहानी इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना था, इससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसमें थी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसमें 2 था, इसमें कितने हैं 2.5। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, मगर इन दोनों में कंपेयर करें तो फिर वही बात है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है 12, इसमें कितने देखिए 14 + 1 मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 15। इसमें देखूंगा तो इसमें आएगा 10-5, इसमें आएगा 9-4। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 और इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम, और स्टेबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी कम, और बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज्यादा। तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो आप क्या चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें क्या होगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम, या कह सकते हैं एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी कम, या कह सकते हैं लेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा। तो इस केस में क्या था, मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिससे रिपल्शन क्या होगा ज्यादा और अट्रैक्शन क्या होगा कम। या कह सकते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होती है ज्यादा, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी कम, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो एनर्जी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी उसकी ज्यादा। कौन सा बॉन्ड वीक होगा, जिसकी लेंथ बड़ी हो जाए। नेक्स्ट, तो नोट पॉइंट क्या है, इफ टू मोलिकुलर स्पेसीज हैव इक्वल बॉन्ड ऑर्डर then they may have the different bond length and bond energy। अगर दो मॉलिकुलर स्पेसीज ऐसे हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए सेम हो जाए, तो उसके बाद भी उनकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। किसकी वजह से, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से। तो आगे बात समझ में, तो अगर दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी सेम होगी, ये जरूरी नहीं है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो सकती है बॉन्ड ऑर्डर के सेम होने के बावजूद भी। तो इफ टू मोलिकुलर स्पेसीज हैव इक्वल बॉन्ड ऑर्डर देन दे मे हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। जैसे यहाँ इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम था, फिर भी बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट है, बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट है। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम था, मगर इनकी बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट है और इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट, मोलिकुलर स्पेसीज हैविंग हायर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स will have the large bond length, lesser bond energy due to relative more repulsion between nuclei of the bonded atom। ये कह रहा है अगर दो मोलिकुलर स्पेसीज ऐसे हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए सेम,
तब हम क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लार्ज होंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कम, या कह सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। आगे बात समझ में। मगर ध्यान रखना, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब भी चेक करोगे जब बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए। पता लगे कि तुम्हें बता दिया कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो सबसे पहले इसे ही चेक कर लो, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, पहले बॉन्ड ऑर्डर को, पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक करना। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तब इस रूल पे जाना है। आगे बात समझिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये आईआईटी मेंस में आई हुई 2013 में। क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एमंग, ठीक, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एमंग, इनमें करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, किसमें, Li+2 में, Li2 माइनस में और Li2 में, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें इसका, तो Li में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और Li2 में कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनस आ गया तो कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें प्लस आ गया तो कितना रह गया, 6 में से 1 निकल गया, कितना रह गया, 5 इलेक्ट्रॉन। तो Li के लिए अगर हम बात करें तो नॉर्मली देख, एक तो आप क्या करें, बॉन्ड ऑर्डर, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे चले जाएं। एक नॉर्मली हमको पता है कि भाई Li के बीच में बॉन्ड क्या होगा, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, Li फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम Li का बॉन्ड बनाएं तो यही तो Li होता है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। नॉर्मल हमें पता है जनरली बीबीटी थ्योरी से कि Li क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 1 ही तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो बॉन्डिंग के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी तो इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, नॉन बॉन्डिंग में होंगे। तो क्या होगा, Li के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1। तो अब इसका हमें पता चल गया बॉन्ड ऑर्डर 1। तो बस अब तो मुझे पता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो भी क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा 0.5, और 1 इलेक्ट्रॉन घटाऊंगा तो भी क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पे 0.5 का डिक्रीजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 मगर आप चलिए आप कर लीजिए, सबका कैलकुलेट कर लीजिए। एक और फंडा बता देता हूं, एक तो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं, आप सीधा सीधा से लिख लें, क्या है, बाबा, क्या लिखिए, बाबा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या लिखेंगे, यहां भी बाबा, और देखिए ये भी क्या होते हैं, बाबा इक्वल वाले, फिर क्या है, एंटी एंटी और फिर एंटी, ठीक है। तो देखिए ये सिस्टम है, बाबा हो गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है, ये पाई सेकंड पी वाले आ गए, ये क्या हो गए, ये हो गए देखिए सिग्मा, ये सिग्मा वाले, और ये क्या हो गए, पाई वाले बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला हो गया, कौन से, 2 वाले, ये 2s वाले हो गए, ये p वाले हो गए। चलिए तो इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, 2 2 2 2, कितने हो गए जी, यहां से 8 हो गए, हमारे पास 6 थे Li में, तो देखिए कितने बॉन्डिंग में कितने हो गए, अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग में कितने हो गए, 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2, तो 4 - 2 का डिफरेंस कितना आ गया, 2, और बाई 2 करूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1। अब ये क्या हो गया, इसमें कितने हो गए, Li+1 में कितने हो गए, 5, तो यहाँ पे एक कम कर दीजिएगा, तो कितने हो गए, बॉन्डिंग में कितने रह गए, 3, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1, और 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5, इसमें हो गए 7, 7 में क्या होगा, 2 2 2 2 और 1, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बॉन्डिंग में 4 है, एंटी बॉन्डिंग में 3, तो 4 - 3 कितना आ गया, 1, और बाई 2 करूंगा तो 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर निकल आया। चलिए तो देखिए इसमें अगर मैं अलग अलग से आपको लिख दूं, तो अगर बात करें Li का, तो Li का तो क्या हो गया, बाबा, ठीक है जी, ये हमने रख दिया बाबा, 2 2 2 6 हो गए। मैं बात कर लूँ Li+ की, तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, बाबा, ठीक। तो ये क्या हो गया, 2 2 और 1 हो गए 5, क्योंकि Li2 में कितने थे, 6, Li2+ में हो गए कितने, 5, और Li2- में कितने हो जाएंगे, 7, तो फिर लिख दीजिए बाबा, ठीक है। 2 2 2 कितना हो गए, 6, और 7 करने तो एक यहाँ। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया, यहाँ कितना हो गया था, ये बीच वाले दो क्या हैं, बीच वाले दो क्या हैं, ये इसमें मैंने आपको बता रखा कितना हो गया, इसमें बीच वाले दो ये एंटी बॉन्डिंग होंगे, बाकी सब ये बॉन्डिंग, बाबा वाले बॉन्डिंग और ए वाले एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें क्या हो गया था, 4 - 2/2 कितना आ गया था, बॉन्ड ऑर्डर 1। यहाँ कितना हो गया था, अगर बात करें तो 3 - 2/2 कितना आ गया था, हाफ, और यहाँ भी कितना हो गया था, बॉन्डिंग वाले 4, एंटी बॉन्डिंग वाले 3/2 कितना आ गया था, हाफ। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें आ गया 1, इसमें 0.5, इसमें 0.5। हमें बात करनी स्टेबिलिटी की, तो इस सबसे ज्यादा स्टेबल तो वो होगा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें हो गया, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो गया Li,
Li में कितना 1, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तब हमें क्या करना है, तब हमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों पे जाना है। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, देखिए 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो इसमें कितने हैं, 3 हैं, और इसमें कितना है, एंटी बॉन्डिंग 2 है। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग 3 है और इसमें एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 हैं। जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग 3 थे, इसमें एंटी बॉन्डिंग क्या थे, 2। जिसमें एंटी बॉन्डिंग कम होंगे वो क्या होगा, मोर स्टेबल, या जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वो क्या होगा, लेस स्टेबल। तो आगे बात समझ में ऑर्डर। तो Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद हो गया ये ज्यादा स्टेबल क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 1। इनका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। तो इन दोनों में जो स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हो गई थी, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो आपको समझना है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर कब लगाना, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम मिल जाए, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पैसे किससे मांगेंगे, पिताजी से। पिताजी मना कर दें तब मम्मी पे। आगे बात समझ में नहीं। चलिए, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है, या ये भी आईआईटी मेंस 2013 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सपेक्टेड बी डायामैग्नेटिक। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। C2 कितने इलेक्ट्रॉन है जी, C में होते हैं 6 और C2 में हो जाएंगे 12। इसमें N में कितने होते हैं 7, N2 कितना हो गया 14, O में कितने होंगे 16, O में होते हैं 8 और O2 में कितने हो जाएंगे 16, सल्फर में होते हैं 16 और O2 कितना हो गया 32। मैंने आपको बताया जब ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ओड हैं तो 100% पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर क्या है जिसके पास क्या होगा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सब क्या होंगे, वो डायामैग्नेटिक होंगे, मगर 2 नंबर को छोड़ के, एक 16 वाले को और एक 12 वाले को। 16 और 12 वाले इवन होने के बावजूद भी क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड बी डायामैग्नेटिक। तो इनमें से हम किसे डायामैग्नेटिक एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल नहीं, वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर 12 और 16 है तो वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। हाँ, अगर ये 14 है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो ये मगर किसको छोड़ के, 2 नंबर मैंने आपको बता रखे हैं 12 और 16। तो इसमें भी 12 है, इसमें भी 16 है, तो डायामैग्नेटिक इवन होने के बावजूद भी ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। अब ये क्या है, सल्फर O2 का भाई तो है, इसके लिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलिड भी नहीं होगी। क्यों वैलिड नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है, और उसके लिए वैलिड है जिसमें 20 या 20 से कम इलेक्ट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 20 से ज्यादा, मगर इसको कंपेयर बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि O2 और ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो दोनों भाई भाई हैं। तो ये क्या होगा, O2 भी क्या होगा, O2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है वैसे ही S2 भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। तो S2 जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, लाइक ए O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो S2 मॉलिक्यूल जस्ट लाइक O2 जो S2 मॉलिक्यूल है बिल्कुल O2 की तरह है, तो वो भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और बस ये क्या है, S2 किसमें, वेपर फेस में एग्जिस्ट कर जाता है। ये वेपर फेस में देखिए, सॉलिड फॉर्म में तो क्या होगा, ध्यान रखिए, सल्फर सॉलिड फॉर्म में S8 होता है, S2 नहीं होता। तो S2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कब एग्जिस्ट कर सकता है, जब वो वेपर फेस में होगा। तो S2 वेपर फेस में होगा, और इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम तो नहीं लिख सकते, इसके लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलिड नहीं है, मगर उसी की तर्ज पे बिल्कुल उसी का भाई है, उसी ग्रुप का एलिमेंट है, बिल्कुल उसी जैसी सिचुएशन है, और ये भी गैस फॉर्म में है। तो S2 भी कब एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड फॉर्म में तो होता नहीं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो ये S8 होता है, तो इस गैस फेस में होगा। तो ये भी गैस होती है O2, ये भी गैस होगी। तो इसका जैसे ये इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ऐसे इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी की तर्ज पे ये पैरामैग्नेटिक, तो ये भी, बस केवल कौन डायमैग्नेटिक होगा, N2। तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बी क्या होगा इसमें, डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा, ये बाबूजी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। गलत लिख रखा, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में। तो S2 भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा बिल्कुल O2 के तर्ज पे। और ये मैंने आपको बता रखा, अगर इवन नंबर है तो वो डायमैग्नेटिक होंगे, मगर किस नंबर को छोड़ के, 12 और 16 को छोड़ के। क्यों होंगे, क्योंकि इनमें 2 अनपेयर्ड आ जाते हैं। अभी बताएंगे, एक बार मैंने पीछे बता भी दिया और बता देंगे एक बार अभी। चलिए, ये कह रहा है इफ हुंड्स रूल इज वॉयलेट मतलब फेल। इफ हुंड्स रूल इज वॉयलेट B2 मॉलिक्यूल इज, अगर क्या हो जाए, हुंड्स रूल को रिजेक्ट कर दें, फेल मान लें, हुंड्स रूल किसी वजह से नहीं लगे, तो फिर B2 मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर किसके साथ? 1 के साथ। पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 2 के साथ। डायमैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 1 के साथ और डायमैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 2 के साथ। तो अगर B2 की बात करें तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम B2 की बात करें, B2 की अगर हम बात करें, देखिए एक मिस्टेक हो गई है, उसको जरा चेंज कर लीजिएगा। मिस्टेक क्या हुई है कि मैंने आपको बताया कि जो उसमें भी और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक हो गए होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होगा। दो नंबर को छोड़ के, कौन कौन से दो नंबर हैं वो मैंने आपको बताए थे, 12 और 16। तो 12 16 नहीं, ध्यान रखना 10 और 16। ठीक है, तो 10 और 16 क्या होगा? 10 और 16 दो नंबर ऐसे हैं इवन नंबर जिनके पास क्या होगा? इवन नंबर होने के बावजूद भी वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। और दोनों में ही कितने पैरामैग्नेटिक होते हैं? दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो समझ जाइए। तो आप ध्यान रख लीजिए, इसको करेक्शन कर लीजिएगा कि ऐसे दो नंबर कौन से, ऐसे दो इवन नंबर जो क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। कौन कौन से नंबर है वो? 10 और 16। तो 10 और 16 मतलब O2 और B2। तो इसमें ये क्या हो गया? 12 नंबर हो गया। 12 नंबर हो गया तो ये भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो इवन, ये सारे इवन नंबर थे, तो इवन नंबर वाले क्या होने, क्या होने चाहिए? डायमैग्नेटिक। मगर मैंने दो नंबर बता रखे हैं, एक 16 वाला और एक 10 वाला। तो 10 वाला तो इसमें कोई है नहीं, मगर इस 16 वाला क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। इवन होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, और जब ये पैरामैग्नेटिक होगा तो S2 भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल हैं। S2 मॉलिक्यूल जस्ट लाइक ए O2 मॉलिक्यूल है। तो O2 एग्जिस्ट करता है वेपर फेस में, तो O2 वेपर फेस में एग्जिस्ट कर जाता है, और वो भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कितने अनपेयर्ड होंगे? दो अनपेयर्ड होंगे। और किस में होंगे? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसे O2 में होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 है। इसमें कितने? 14 है। तो ये इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक, क्योंकि 12 और 14 के लिए ये हमेशा क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक ही रहेगा। इसके पास कोई अनपेयर्ड नहीं होता। पैरामैग्नेटिक दो नंबर के लिए होगा इवन में, किसमें? 10 के लिए और 16 के लिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं गलत बता गया 12, आप ध्यान उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 10 और 16। अब बात करिए, ये कह रहा है कि हुंड्स रूल अगर हम क्या कर दें? वॉयलेट कर दें तो B2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा या डायमैग्नेटिक होगा? और बॉन्ड ऑर्डर 1 के साथ या बॉन्ड ऑर्डर 2 के साथ? तो B2 की अगर हम बात करें तो B2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 से कम है। और B2 में क्या होती है? पेयरिंग होती है, मैंने आपको बताया। और पेयरिंग होती है तो इसमें क्या होगा? जो 2p की जो 2p सिग्मा है, वो 2p सिग्मा क्या है? पाई बॉन्डिंग वालों से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता था वो ये था, देखिए, सिग्मा 1s एंटी। ठीक है, फिर उसके बाद आता था सिग्मा 2s और सिग्मा 2s एंटी। इसमें जो सिग्मा 2p था वो क्या हो जाएगा? पाई के बाद आता था। पहले कौन आता था? पाई 2px और पाई 2py। उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz। ठीक, उसके बाद फिर आता था पाई 2px और पाई 2px बाई एंटी वाले, और लास्ट में फिर इसका एंटी। ये कॉन्फ़िगरेशन था किसमें? एटॉमिक किस केस में? जब भी B2, C2 और N2, ये तीन केस थे जिसमें पेयरिंग हो जाती थी। पेयरिंग की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो पाई बॉन्डिंग वालों से ज्यादा हो जाती थी। अब यहां कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1 2 2 2, देखिए 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए? 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। 8 के बाद क्या आता था? ये इनकी दोनों की एनर्जी सेम है, और दोनों की एनर्जी सेम है तो हुंड्स रूल कहता है अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है तो उनमें पेयरिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक पहले वो सिंगल सिंगल फिल्ड ना हो जाए। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए कंप्लीट 10, और जब कंप्लीट 10 हो गए थे तो 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए दो अनपेयर्ड आ रहे थे। तो ये क्या था? पैरामैग्नेटिक था। अब उसने कह दिया कि हुंड्स रूल वॉयलेट हो गया, हुंड्स रूल हम फेल हो गया। हुंड्स रूल फेल हो जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन 1 1 करके नहीं होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन दो के दो इसमें आ जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। आगे बात समझिए, हुंड्स क्या कहता है? अगर दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो उनमें इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो इसमें क्या थे? एक दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे थे, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। अगर वो कह रहा है हुंड्स रूल फेल कर दें, हुंड्स रूल फेल कर दें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब जाएगा जब पहले फुल्ली फिल हो जाएगा। तो पहले ये फुल्ली, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएगा। जैसे ही हुंड्स रूल वॉयलेट होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पेयर्ड। अब इसके पास क्या होगा? कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा। अभी दो अनपेयर्ड थे और एकदम क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? पहली बात तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और डायमैग्नेटिक के बाद अब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? अगर हम बात करें तो दो दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ये रहे, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ये रहे, बाकी सब क्या होंगे? बॉन्डिंग।
तो कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से 4 तो हो गए एंटी बॉन्डिंग, तो कितने बचेंगे बॉन्डिंग 6, तो 6 माइनस 4/2 ये कितना आ गया, ये आ गया 2/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1, तो 1 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 तो डायमैटिक होगा, डायमैटिक बॉन्ड ऑर्डर 1 के साथ या डायमैटिक बॉन्ड ऑर्डर 2 के साथ, तो डायमैटिक बॉन्ड ऑर्डर 1 के साथ। क्लियर हो गई बात, चलिए तो देखिए ये B2 पे जो है अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। मैंने आपको बताया पेयरिंग का, पेयरिंग किन केस में होगा, B2 के केस में, C2 के केस में और N2 के केस में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। और पेयरिंग होने की वजह से ये जो सिग्मा 2pz है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पाई के बाद में आती है इसकी एनर्जी। तो किसकी वजह से ये इसके जो एनर्जी ऑर्डर है यहाँ की बजाय यहाँ जाता है, इनके बीच में जो गैप है 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बढ़ जाता है, किसकी वजह से, मिक्सिंग की वजह से। तो रीजन क्या है, तो मिक्सिंग कहाँ कहाँ होती थी। अब ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल जो 2019 में आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया। एडवांस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पेयरिंग कहाँ कहाँ होती है, किस किस मॉलिक्यूल में पेयरिंग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमें क्या है, ऐसा लगता है कि जिससे मैंने आपको बताया था ये कॉन्फ़िगरेशन कब बताया, जब इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो, और ये सिग्मा यहाँ पे था तो उस केस वो किसके लिए बताया था, जब इलेक्ट्रॉन 14 से क्या हो, ज्यादा हो। तो उस केस के लिए हमें ऐसा लगता है कि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वालों के लिए पेयरिंग नहीं होगी और 14 से कम वालों के लिए पेयरिंग होगी। तो मैंने आपको बताया था पेयरिंग सिर्फ 3 में होती है, B2 में, C2 में और N2 में। इन 3 केस में पेयरिंग होगी। इस B2 से नीचे वाले जो होंगे कौन, जैसे Li2 हो जाए और ये हीलियम-2 हो जाए, H2 हो जाए या फिर Be2 हो जाए, उन केस में पेयरिंग नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां तक आते ही नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन यहां तक ही आ जाते हैं और यहां तक तो कॉन्फ़िगरेशन सब में सेम है। आगे बात समझ में, तो आपको ध्यान रखना है पेयरिंग सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी, B2, N2 और C2, ये 3 केसों में पेयरिंग होती है। ये लास्ट ईयर ही आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया। और एक क्वेश्चन पूछा था आईआईटी वालों ने, 2011 का है शायद वो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था कि अगर हम क्या करें, पेयरिंग ना करें, अगर पेयरिंग ना हो तो B2 पैरामेटिक होगा कि डायमेटिक होगा। अब जब अगर पेयरिंग नहीं होगी, सुनते जाना, इस B2 में अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ये सिग्मा 2pz कहां रखा जाएगा, यहां। तो फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, क्योंकि ये क्या होगा, यहां पहले होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, वो पेयर्ड। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वो डायमैटिक हो जाएगा। उसी तर्ज पे फिर इस टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, उसने कहा अगर B2 के केस में पेयरिंग ना हो, पेयरिंग कंसीडर ना करें, तो फिर ये पैरामेटिक होगा कि डायमेटिक। तो फिर तो सीधी सीधी बात हो जाएगी, फिर तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर इवन है तो क्या हो गया डायमेटिक और ऑड है तो पैरामेटिक। तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा P2Z पहले आ जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये सिग्मा 2pz यहाँ आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसमें आ जाएंगे पहले, और जब इसमें आएंगे तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पेड, और पेड हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में पैरामैग्नेटिक की बजाय क्या हो जाएगा, वो डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर पेयरिंग क्या कर दें, खत्म कर दें B2 मॉलिक्यूल में, तो फिर उसकी मैग्नेटिक नेचर चेंज हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक की बजाय डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मगर बॉन्ड ऑर्डर में चेंज नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 ही निकल के आएगा। तो B2 में ध्यान रखेंगे, B2 मॉलिक्यूल क्या होगा, B2 इस टाइप से, तो B के बीच में क्या होगा, एक एक बॉन्ड होता है, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर 1 है, या तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के रख लो, या वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि B के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। चलिए खैर, ये कह रहा है फाइंड बॉन्ड ऑर्डर इफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड, ये कह रहा है कमेंट्स ऑन द देयर सिग्मा एंड पाई करेक्टर। ये कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इन मॉलिक्यूल्स का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड की करेक्टर बतानी है कि वो सिग्मा है, पाई है, क्या है। ठीक है, चलिए B2 की बात करते हैं। B2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, B2 में अगर हम बात करें, एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है और B2 में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें पेयरिंग होती है, पेयरिंग होगी तो इसका जो सिग्मा 2p है वो पाई बॉन्डिंग वालों से बाद में आएगा, उसकी एनर्जी सिग्मा p की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, पाई बॉन्डिंग वालों से ज़्यादा हो जाती है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा इनका। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 क्या हो गए 8। अब 9 और 10 इसमें हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है।
ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा तो इसमें दो एंटी बॉन्डिंग ये रहे, दो एंटी बॉन्डिंग ये रहे। कितने एंटी बॉन्डिंग है? 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन थे कितने? 10, और इसमें से 4 हो गए बॉन्डिंग, 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग, तो 6 क्या बचेंगे? बॉन्डिंग। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 6 - 4। 6 - 4 कितना आ गया? 2, और बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। तो इस केस में B2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 है। मगर बात करें तो बी के बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब दोनों एटमों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 1 हो गए। अब ये बॉन्ड होगा कैसा? ये इंपॉर्टेंट बात है। ये पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड क्यों होगा? सुनिए, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आके पड़े हैं? पी ऑर्बिटल्स में, और पी ऑर्बिटल भी कौन सी? पाई वाली में। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आके पड़े हैं, और बॉन्डिंग भी कौन सी? पाई वाली में आके पड़े हैं, और पाई वाली में आके पड़े हैं। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। आगे बात समझ में? तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसा है? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे? 1, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 होंगे, और बॉन्ड कैसा होगा? पाई। तो ये सीधी सी बात है, ये एक्सेप्शनल केस हो गई। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि दो एटमों के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, मगर यहां पे क्या है? ये एक ही बॉन्ड बन रहा है, और वो बॉन्ड कैसा है? पाई बॉन्ड है। और B2 जो मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन वेपर फेस। ये क्यों? ये कि बोरोन एक सॉलिड होता है। बोरोन क्या होगा? बोरोन सॉलिड नेचर में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल कंडीशन पे, और जब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो फिर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। दो बोरोन नहीं होंगे, बहुत सारे बोरोन होंगे। इसने केवल B2 दिया है तो इसका मतलब दो ही बोरोन है। दो बोरोन है तो इसका मतलब ये कंडीशन कब हो सकती है? ये कंडीशन जब हो सकती है जब वो वेपर फेस में हो। तो ध्यान रखना, B2 एग्जिस्ट जब ही करेगा जब वो वेपर फेस में हो, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो B2 नहीं, बहुत सारे बोरॉन हो जाएंगे। और इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1। और बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं BB एटम के बीच में? 1 है। और वो बॉन्ड भी कैसा है? पहला जो बॉन्ड बनता है वो जनरली हमें सिग्मा पता है, कि आप सिग्मा ना लिख दो तो ध्यान रखना ये पाई बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग करेंगे, यही तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेंगे। जो ऑर्बिटल के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग करेंगे। ये तो पेड हो गई, जो पेड है वो बॉन्डिंग नहीं करती, तो यही बॉन्डिंग करेंगे, और ये बॉन्डिंग करेंगे तो इसमें जो पाई बॉन्ड होगा वो पहला बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? पाई। बात करें Li2 की, Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। अब 6 में क्या करिए, देखिए आप इसमें 6 है तो यहां यही कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखिए 2 2 4 2 6, बस यही बात खत्म हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे हो गए? बॉन्डिंग, और 2 हो गए एंटी बॉन्डिंग, बाकी 4 क्या बचे? बॉन्डिंग। भाई 6 इलेक्ट्रॉन है। Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Li2 में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6, और 6 में से हमने कॉन्फ़िगरेशन भर दिया यहाँ पे 2 2 2। बाबा बाबा करके लिख लो, BAB। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, बाकी 4 क्या बचेंगे? बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ जाएगा? इसका भी 1। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब Li के बीच में कितना बॉन्ड होगा? 1 बॉन्ड होगा। अब ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा होगा, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गए? सिग्मा 2p में गए हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन। और सिग्मा 2p में लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग करते हैं, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, इससे मतलब नहीं है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन गए हैं वो सिग्मा में गए हैं, और सिग्मा में गए हैं तो जो बॉन्ड बनाएंगे वो भी कैसा बनेगा? सिग्मा। Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन वेपर फेस। ये भी वेपर फेस में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि Li भी सॉलिड होता है, और सॉलिड होगा तो बहुत सारे Li होंगे, और केवल दो Li का मॉलिक्यूल कह रहा है, तो ये तभी एग्जिस्ट हो सकता है जब ये वेपर फेस में हो। दूसरा Be2। तो Be2 में क्या है? Be2 में क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन? B में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और B2 में कितने हो जाएंगे? 8 होंगे। तो क्या होगा? देखिए 2 2 2 2, यहां हो गया 8 खत्म। तो 2 एंटी बॉन्डिंग और 2 बॉन्डिंग, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो एंटी बॉन्डिंग में गए और 4 बॉन्डिंग में गए। तो 4 - 4 क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा तो B2 मॉलिक्यूल नेवर एग्जिस्ट एनी कंडीशन। ये किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ना सॉलिड फॉर्म में ना वेपर फेस में। आगे बात समझ में कि नहीं? तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमारे पास क्या है, जैसे B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये बैलेंसी बॉन्ड BBT नहीं एक्सप्लेन करवा रही थी। BBT के अकॉर्डिंग तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की शेयरिंग करके क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। उसके अकॉर्डिंग तो BB के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए था, मगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो ये किसने एक्सप्लेन किया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। ऐसे ही O2 BBT क्या बता रही थी कि O2 क्या है? डायमैग्नेटिक। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, आपस में शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, और कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? पेयर्ड। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था? O2 डायमैग्नेटिक। मगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि इसमें जब आप कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक है। तो किसने एक्सप्लेन किया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। तो B2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, चाहे वो कोई सी भी फॉर्म हो। बात कर लें F2 की बात करें, F में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, और F2 में कितना होगा? 80 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो 10 - 8, 10 जाएंगे बॉन्डिंग में और 8 किस में जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में।
तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1, और 1 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है, तो 1 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे 1, और पता भी है आपको F2Cl2 Br2, अगर जनरली आप लिखते हैं F2 तो कैसे लिखेंगे FF सिंगल बॉन्ड, Cl2 लिखेंगे तो Cl2 को कैसे लिखते हैं कि Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे क्यों जा रहे हो इसे, ये तो नॉर्मल आपने पढ़ा ही है, इसे तो बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर ही दिया था, और वो बिल्कुल ठीक बात थी, उसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं। वो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो वहां कुछ जो एक्सेप्शनल थे उनको समझा दिया उसने, उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो F2 के लिए आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे मत जाइए। F2 का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, और जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा, नहीं तो आप कॉन्फिगरेशन रख के देखिए, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो किस में जाते हैं, सिग्मा वाली में, तो वो क्या है सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो F2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में होता है F2Cl2 Br2, आप तो क्लोरीन गैस ब्रोमीन गैस पढ़ते ही हैं। C2 कितने इलेक्ट्रॉन है जी 12, अब 12 है तो इसमें क्या हो गया, इस C2 के लिए पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो यही मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है 12, जरा भरिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 के बाद क्या होगा, यहां दोनों की एनर्जी सेम हो गई तो सिंगल सिंगल, 9 10 11 12, ठीक है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, तो ये क्या हो गया, अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये हैं, कितने हो गए 4, तो एंटी बॉन्डिंग, तो बाकी 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बचे होंगे बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 8 - 4 कितना आ गया जी 4, और बाई क्या करेंगे 2, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। मगर हमें तो ये पता है कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, और कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड पे कैसे रुक जाएगा ये। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो पहली बात तो C2 एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो C2 एग्जिस्ट थोड़ी ना करता है, C2 क्या होते हैं, C2 तो क्या कार्बन किस फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट फॉर्म में मिलता है या डायमंड फॉर्म में, उसमें तो क्या होते हैं लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो C2 मॉलिक्यूल पहली बात तो जब भी एग्जिस्ट कर रहा होगा जब वेपर फेस होगी, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो किस फॉर्म में पाया जाता है ग्रेफाइट और डायमंड, और ग्रेफाइट में तो आपको पता है टोटल नंबर तमाम कार्बन होते हैं, ग्रेफाइट डायमंड में भी तमाम कार्बन होते हैं। तो C2 2 ही कार्बन का मॉलिक्यूल वो तभी एग्जिस्ट हो सकता है जब वेपर फेस हो, और वेपर फेस में फिर कुछ भी हो सकता है। अब इसमें जो बॉन्ड होंगे 2 बॉन्ड बनेंगे, दोनों ही बॉन्ड क्या होंगे पाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये एक्सेप्शनल बात हो गई। हमने तो अभी तक ये पढ़ा था कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, या कह सकते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड कभी भी अकेला बन ही नहीं सकता। तो यहां पे देखिए किसमें बन गया B2 में बन गया सिग्मा पाई बॉन्ड अकेला, और C2 में जो दोनों पाई बॉन्ड बने, दो बॉन्ड बने, दोनों ही बॉन्ड कैसे हैं पाई। अब कैसे पता चल रहा है दोनों बॉन्ड पाई हैं, ये कैसे पता चल गया, तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाके पड़े हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई वाले में जाके पड़े हैं, और पाई वाले में जाके पड़े हैं तो कैसे दोनों बॉन्ड कैसे बनेंगे, एक ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें है और ये भी, दोनों लास्ट ऑर्बिटल कौन सी हैं पाई वाली है, तो जो दोनों पाई बॉन्ड होंगे कैसे, दोनों जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे पाई बॉन्ड होंगे। आगे बात समझ में, तो ये एक नई बात है, जरा इसको ध्यान से आप याद रखें। अब देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम, तो क्या हो गया, ये तो O एटम का कॉन्फ़िगरेशन, ये O एटम का कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या होगा O2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन। O2 का कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है 1s 2s 2p, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4, 2p में भी 3 होती हैं 2px 2p/2pz, तो 1 2 3 उसके बाद ये 4, क्लियर होगी बात। देखिए 1s2 2s2 और 2p4, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो ये हो गया 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन 4, 2p में भी 3 ऑर्बिटल होती हैं 2px 2p/2pz, तो 1 2 3 और ये 4। सेम कहानी ऐसी हो जाएगी, इधर भी वो एटम है, तो 1s2 2s2 और 2p4, तो 1 2 3 हमने p ये उल्टा लिख लिया px py, जैसे यहाँ से लिखा px py pz, ऐसे px py z, तो 1 2 3 उसके बाद 4। अब क्या होगा 2s आपस में ओवरलैप कर जाएंगी, क्यों ओवरलैप कर जाएंगी, क्योंकि एक ही एटम की है, और जब एक ही एटम की है तो इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होगा स्मॉल होगा, तो आपस में क्या कर जाएंगी बॉन्डिंग कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी। और ओवरलैप करके जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगी तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो बॉन्डिंग, और डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग। ये हो जाएगा सिग्मा एस के बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा सिग्मा, और सेम फेस में होंगी तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, और वो सिग्मा 1s एंटी। तो जब ये 2 आपस में कंबाइन होकर 2 नई ऑर्बिटल बनाएंगी तो एक की एनर्जी कम हो जाती है इस एटॉमिक ऑर्बिटल से, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से, और दूसरे की क्या हो जाती है इन दोनों से बढ़ जाती है। तो ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा 1s एंटी है और ये सिग्मा 1s है। चलिए
तो इसके दो इलेक्ट्रॉन, दो दो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इनमें आ जाएंगे, 2 इसमें और 2 इसमें। अब यहां देखिए 2s आपस में कंबाइन होंगी, तो जब 2s आपस में कंबाइन होंगी तो सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा 2s एंटी बनेगा। बॉन्डिंग की एनर्जी इनसे कम हो जाएगी और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इनसे बढ़ जाएगी। ये क्या है, एनर्जी का बढ़ता हुआ लेवल है ऊपर, ठीक है। यहां से इधर को क्या हो रही है, एनर्जी लेवल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये बात करेंगे किसकी, 2ps की। जैसे मान लो इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप किसको मान रहे हैं, मान लीजिए x को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं। जिसको भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे उसमें ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग होगी, और जिसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं मानेंगे बाकी वो उनके अलोंग क्या होगी, उनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, और एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड। तो 2px, x को मैं क्या मान रहा हूं, एक्सियल, तो इन दोनों को आपस में कंबाइन होकर क्या बनेगा, सिग्मा 2px। तो एक सिग्मा 2px ये होगी और एक सिग्मा 2px एंटी होगी। बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे कम और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा। क्लियर। चलिए अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये पाई पाई आपस में बनेंगी, तो पाई पाई आपस में जुड़ के बनाएंगे एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही जेड 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 आपस में कंबाइन होकर क्या मिलाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग कैसी होगी, लेटरल। तो ये क्या हो गया, पाई 2px पाई 2py पाई 2pz, और ये पाई 2py एंटी और ये पाई 2pz एंटी। पाई लगा दें इन पे, पाई है ये, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या आ गया था, सिग्मा 2pz, इसका एंटी, इस वाले का एंटी। तो देखिए सिग्मा से ज्यादा एनर्जी हो गई बॉन्डिंग वालों पाई बॉन्डिंग की, पाई बॉन्डिंग से ज्यादा एनर्जी हो गई एंटी पाई बॉन्डिंग की, और एंटी पाई बॉन्डिंग से ज्यादा किसकी एनर्जी हो गई, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की। बस इनमें इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। अब यहां से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसके 8, इसके कितना हो गए टोटल 16, 16 भरते जाइए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। इसके बाद ये इनकी दोनों की एनर्जी सेम है तो सेम, तो 10 के बाद 11 12 13 14, यानी कि 11 12 13 14। उसके बाद 14 आ गए, यहां तक फुल हो गए। उसके बाद अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो 15 और 16, दोनों में एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी, क्योंकि हुंस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। और जब एनर्जी सेम ऑर्बिटलों की तो पेयरिंग जब स्टार्ट होगी, जब वो पहले सिंगल सिंगल फिल हो जाए। तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड, इसलिए O2 क्या हो गया था, डायमैग्नेटिक, वो कैसा हो गया था, पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेयर्ड थे इसमें, 2 अनपेयर्ड थे। आगे बात समझ में, ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया किसका, O2 का। N2 के केस में क्या होगा, N2 का क्या होगा, मैंने बताया था कि N2 के केस में क्या हो गया, N2 का साइज थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसमें ऐसा क्यों हो रहा था, O2 के केस में साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो गई थी, अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन कम हो गई थी, इलेक्ट्रॉनों की अट्रैक्शन कम हो गई थी, तो 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था, और ज्यादा हो गया था तो इसलिए वो ओवरलैप नहीं हो रही थी, मिक्सिंग नहीं हो रही थी इसमें। तो N2 के केस में O2 के केस में F2 के केस में मिक्सिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी और उसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था। यहाँ पे साइज छोटा होने की, इस पे साइज क्या था, साइज छोटा था, साइज छोटा, मैं उल्टा बोल गया, देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, और साइज क्या था, छोटा, जिससे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या थी, ज़्यादा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई थी। तो इसने क्या कर लिया था, न्यूक्लियस की जो 2s पर अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो गई थी, किससे, 2p से। तो 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप बढ़ गया था, जिसकी वजह से दोनों आपस में मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना पाई थी। तो इसमें जितनी भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, ये सब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनी हुई थी। रीजन बताया था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। तो O पे साइज क्या हो जाता था, कम, कार्बन से या बोरॉन से या नाइट्रोजन से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती थी, ज़्यादा, जिससे साइज छोटा होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से 2s पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई थी एज कम्पेयर टू 2p। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बढ़ गया था, एनर्जी गैप बढ़ गया था, इसलिए आपस में मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट नहीं हुई थी। इसलिए जितनी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनी हुई थी। इस केस में क्या होगा, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम N2 का देखें तो N2 के केस में N का साइज O से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हो जाते हैं, O2 के कंपेरिजन कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम है, और न्यूक्लियस का साइज एटम का बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बीच में गैप थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन
2s पे बहुत ज़्यादा नहीं होती। और जब 2s पे एनर्जी बहुत अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा नहीं होती, जितनी अट्रैक्शन ऑलमोस्ट 2p पे होती है उतनी 2s पे होती है, तो 2s और 2p के बीच की एनर्जी गैप क्या हो जाती थी, स्मॉल, जिसकी वजह से 2s और 2p यहाँ पे मिक्सिंग होती थी, और मिक्सिंग होके एक बड़ा अजीब सा क्या बनता है, ये एनर्जी डायग्राम बनता है। ये इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, वैसे ये हमारे कोर्स में नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रख लें कि किस में मिक्सिंग होती है, तो किस में, B2 में, C2 में और N2 में। क्यों होती है, क्योंकि इन पे इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, या कह सकते हैं इस केस में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन 2s पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, जिसकी वजह से 2s और 2p के बीच की एनर्जी गैप क्या होता है, स्मॉल, और एनर्जी गैप स्मॉल होगा तो ये मिक्स होके क्या हो जाती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेती हैं। और इसमें क्या होगा, तो जो बॉन्डिंग जो 2s से 1s में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 1s तो कभी ओवरलैप होती नहीं 2s के साथ, क्योंकि इनके बीच में तो एनर्जी गैप बड़ा है, किसकी वजह से, एनर्जी डिफरेंस की वजह से। ये फर्स्ट सेल की है, वो सेकंड सेल की, तो उनके बीच में तो एनर्जी गैप बड़ा हो गया, तो 1s 2s या 1s 2p तो कभी मिक्स हो ही नहीं सकती, तो 1s तो सेपरेट है। इसमें तो आपस में ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर क्या बना देंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटी, ये तो हमेशा क्या होंगी, प्योर होंगी, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनी होती है। मगर अब ऊपर की जो सिग्मा 2s और सिग्मा 2p बनेंगी, वो क्या होंगी, मिक्सिंग से बनेंगी। अब ऊपर में जितनी भी सिग्मा वाली बनेंगी, सिग्मा वाली मिक्सिंग से बनेंगी, मगर पाई वाली मिक्सिंग से नहीं बनती, क्योंकि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाती, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। इसलिए जो पाई बॉन्डिंग वाली थी, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये तो प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगी। मगर सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, सिग्मा, देखिए सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी, सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz एंटी, ये किससे बनेंगी, मतलब 2s को लेके, 2s हो या 2p की जो भी सिग्मा वाली है, 2s की और 2p की जो भी सिग्मा वाली है, वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं बनती, किससे मिलकर बनती हैं, वो मिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल से, वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स s और p मिलके, 2s और 2p मिलके क्या बनाती हैं, हाइब्रिड sp ऑर्बिटल, और वो हाइब्रिड sp ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाती हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं। तो आपको ध्यान रखना, सेकंड सेल से यानी कि 2s और 2p में जो पाई वाली, 2s और 2p में जो सिग्मा वाली बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगी, वो किससे मिलकर बनी होंगी, sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल से। और जो 2p पाई वाली बॉन्डिंग और 2p पाई वाली एंटी बॉन्डिंग जो बनेंगी, वो प्योर p ऑर्बिटल से बने होती हैं। और सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटी, ये भी किससे बन के बने होती है, प्योर वाली, क्योंकि इनमें तो मिक्सिंग का कोई चांसेस है ही नहीं। तो देखिए, तो इसमें अगर हम बॉन्ड ऑर्डर करें तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं कि 10 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 14, तो हम निकालते हैं 10 - 4 से, तो वो कितना निकल के आ जाता है, 10 - 4/2 कितना आता था, 3। मगर रियल में वैसे ये नहीं होना चाहिए, रियल में 8 - 2 से आएगा वो निकल के। रीजन वही है, एनर्जी लेवल डायग्राम से वो मिक्सिंग हो जाती है, उसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा, अभी ये डायग्राम उतना अच्छे से नहीं बना हुआ, अलग से बना के किसी दिन समझाएंगे, ठीक है। तो वैसे अगर रियल में बात करें तो 8 - 2 से निकल के आएगा, बॉन्ड ऑर्डर वही आएगा, मगर मेन बस आप बॉन्ड ऑर्डर पर ध्यान रखें, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3, और 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, बॉन्ड ऑर्डर 3 होने का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, 3 होंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, 3। और उसमें भी ध्यान रखना, बिल्कुल जैसे बीबीटी ने बताया था बिल्कुल वैसे ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चेंज नहीं है, एक सिग्मा और बाकी 2 क्या होंगे, पाई। जैसे O2 में पूछे तो O2 में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N2 एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N एटम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पीरियोडिक टेबल में जब हम पढ़ते हैं कि किसी पर्टिकुलर एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, वो तो हम डिफाइन कर देते हैं, एक एटम हो और एक मॉलिक्यूल हो, इनमें आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करना ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही बताती है। कैसे, ये कह रहा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, N2 की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N एटम से, मतलब इस केस में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को छीनने के लिए। इस केस में जो एनर्जी है, इस केस में जो एनर्जी है वो क्या होगी, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी। ये कह रहा है कि N2 के केस में इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल है एज कंपेरिजन टू एटम के। तो ये N2 एटम के, ऐसा नहीं कि हमेशा मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एटम से, एटम की भी ज्यादा हो सकती है, अभी देखेंगे आप आगे, तो मैं बता रहा हूं रीजन।
N2 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, N2 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में जाता है, और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में जाता है। एटम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में हो सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक, अब इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाता है, मतलब मोर स्टेबल करता है। तो आप ध्यान रखिए, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाती है, मगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा हो जाती है। तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा मतलब मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगा, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है कोई बात नहीं, मगर उसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो किस में पड़ा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, या कह सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है, कम। और जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, या कह सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है, और ये उतना ही स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर रहा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसलिए एन एटम की आयनिक एनर्जी क्या हो गई, एन एटम की आयनिक एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई N2 से। अगर यही बात किसकी कर रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल की, तो O एटम की आयनिक एनर्जी ज्यादा होगी O2 से। कैसे, क्योंकि O2 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर को क्या करता है, वो कम। जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जाएगा, कम। तो इसलिए क्या होगा, तो उस वो जल्दी से चाह रहा होगा, O2 चाह रहा होगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा है वो फटाक से निकल सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल से, उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो सबसे स्ट्रांगली अटैच इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग, और सबसे वीक कहां होता है, एंटी बॉन्डिंग में। तो O2 के में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, O2 मॉलिक्यूल में, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कंपेरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बढ़ जाती है। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसको अनस्टेबल कर रहा है, मतलब वो उसकी, उस पर जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा नहीं होती। ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, अट्रैक्शन। तो रिपल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो आराम से रिमूव हो सकता है, और बॉन्डिंग में क्या हो जाती है, अट्रैक्शन हाई हो जाती है। ठीक, तो एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में जो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होती है उससे ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में, और उससे कम हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग में। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी किस में से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग में से, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल में से, और सबसे मुश्किल होता है निकालना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से। तो N2 के केस में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से। तो और इसमें N में से किस में निकलेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में से। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए आयनिक एनर्जी इसकी ज्यादा हो गई। अगर बात कर लें किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2, तो O2 से ज्यादा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O एटम की। क्यों, क्योंकि इसमें इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, वो आराम से निकल कर भाग जाते हैं, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकलेगा। आगे बात समझ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरा ध्यान से समझ लेना है बात को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बस इतना ही मैंने आपको कहा है। इस पे बहुत ज्यादा, देखिए इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसका एक रिवाइज लेक्चर तुरंत, ये एक थर्ड लेक्चर और पड़ेगा छोटा सा, इसके बाद तुरंत एक रिवीजन लेक्चर डालेंगे। उस रिवीजन लेक्चर में छोटी मेन मेन बातें जो हैं, जो आपको ध्यान रखनी, वो एकदम से एक छोटे से लेक्चर में समेट देंगे। आप तो बस इसको सुन लीजिए, जो भी बात समझ में आ रही बढ़िया है, और अगर नहीं समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फाइनल जो रिवीजन लेक्चर होगा उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक अपनी आप जबरदस्ती आपको आ जाएगा। ठीक है, और
इसमें दो बातें और ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर क्या है ओड है तो उसके वो 100% क्या होगा, पैरामेट्रिक कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें होगा ही होगा जब ओड नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो जनरली क्या होगा डायमेट्रिक, मगर दो केस को छोड़ के किसमें, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो 16 हो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है और ये 16 है तो उनमें इवन होने के बाद भी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होने के बावजूद भी वो अनपेड होते हैं, उनके पास दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेड होंगे, दो दो अनपेड होते हैं, किसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स वाले केस में और 16 इलेक्ट्रॉन वाले केस में। थैंक्स।